आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैं नरेश गढ़वाल एम नर्सिंग ऑफिसर। आज अपन बात करने वाले हैं नियोनेटल हाइपोथर्मिया के बारे में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नियोनेटल मतलब आपको पता है, जो जन्म के शुरुआत के स्टार्टिंग के जो 28 दिन होते हैं, बर्थ से लेके 28 दिन जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम नियोनेट पीरियड। क्या कहते हैं? नियोनेट। इसमें अर्ली की बात करें तो स्टार्टिंग के 4 डेज और 7 से 28 दिन तक का ड्यूरेशन लेट नियोनेट में कंसीडर किया जाता है। तो नियोनेट आपका क्लियर हो गया। हाइपोथर्मिया की बात करें तो हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है दोस्तों? यदि टेम्परेचर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कहेंगे अपन हाइपोथर्मिया। यहाँ लिखा हुआ है एक्सिलरी टेम्परेचर कितने से कम हो जाए? लेस देन यदि 36.5 इन ए नियोनेट, 36.5 से यदि कम हो जाता है तो उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपो मतलब डिक्रीज, थर्मिया मतलब टेम्परेचर का डिक्रीज होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। नेक्स्ट है फॉर हाउ मच टाइम, कितने समय के लिए आपको थर्मोमीटर रखना है एक्जिला में। एक्जिलरी मेथड से भी आप टेम्परेचर चेक करते हैं, आप ओरली से भी चेक करते हैं, आप रेक्टम मेथड से भी टेम्परेचर चेक करते हैं। तो टेम्परेचर आप पढ़ते हैं तब आपने पढ़ा होगा कि ओरल टेम्परेचर की तुलना में एक्जिलरी टेम्परेचर सेल्सियस में बात करें तो 0.5 डिग्री सेल्सियस कम आता है, और फ़ारेनहाइट की में बात करें तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आता है। ठीक है, क्लियर है। तो एक्जिला से हम बच्चों के अंदर क्या करते हैं? टेम्परेचर लेते हैं। यदि माउस से लेंगे तो वो उसको बाइट भी कर सकता है, इस वजह से वो अच्छे से टंग के नीचे होल्ड नहीं कर पाएगा बच्चा, इसलिए हम क्या करेंगे? एक्जिला के यहाँ से लेंगे। और टू रिकॉर्ड टेम्परेचर एक्यूरेटली, कितना समय तक हमें रखना है? कम से कम 3 मिनट्स तक, 3 मिनट तक हमें कम से कम क्या करना है? होल्ड करके रखना है थर्मोमीटर को, तभी अच्छे से वो टेम्परेचर असेस कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बच्चों के अंदर नियोनेट के अंदर कहाँ से लिया जाता है टेम्परेचर, तो आपका आंसर रहेगा एक्सिलरी रूट। क्लियर है। और 3 मिनट भी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि 3 मिनट के लिए आपको रखना है। क्लियर है। और हाइपोथर्मिया में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये नंबर्स आप याद रखना है हमेशा। कोल्ड स्ट्रेस कब मानते हैं? जब 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस यदि बच्चे का हो जाता है तो उसे कहते हैं कोल्ड स्ट्रेस। क्या कहते हैं? कोल्ड स्ट्रेस। और कोल्ड स्ट्रेस के समय बात करें तो ये इनिशियल स्टेज है एक प्रकार की, ये हाइपोथर्मिया की ये कोल्ड स्टेज क्या है? इनिशियल स्टेज है। और इस स्टेज में बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो क्या रहते हैं? कोल्ड रहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, यहाँ लिखा हुआ है कोल्ड स्ट्रेस के अंदर क्या होता है? डेफिनेशन इसमें क्या होता है? एब्डोमेन इज वॉर्म। एब्डोमेन का मतलब है ट्रंक वाला पार्ट क्या रहता है? गर्म रहता है। बट सोल्स आर कोल्ड टू टच। जब आप सोल्स, जब को हैंड और फीट्स को क्या करोगे? आप टच करोगे तो वो क्या रहेंगे? कोल्ड रहेंगे। क्लियर है। इट मीन्स उसकी स्ट्रेस वाली सिचुएशन अभी चल रही है। क्लियर है। आगे बात करेंगे मॉडरेट हाइपोथर्मिया। 32 से 36 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर आ रहा है, एक्जिला रूट से आप चेक कर रहे हैं, तो इट मीन्स उसके मॉडरेट हाइपोथर्मिया है। कितना है? मॉडरेट हाइपोथर्मिया। दोस्तों हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर डिजीज भी कहते हैं बच्चों के अंदर। क्या कहते हैं? साइलेंट किलर डिजीज, SKOD। ठीक है, ये साइलेंट किलर डिजीज है बच्चों के अंदर। आप लिख लेना, नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। बात करेंगे कि मॉडरेट हाइपोथर्मिया 32 से 36 डिग्री सेल्सियस को मॉडरेट कहेंगे। सीवियर किसे कहेंगे? यदि लेस देन 32 यदि किसी बच्चे का है तो उसके चांस, मोर्टेलिटी के चांस भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। नियोनेट मोर्टेलिटी के चांस भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हाइपोथर्मिया इज मोर कॉमन इन नियोनेट्स। हाइपोथर्मिया नियोनेट्स के अंदर कॉमन होता है। क्यों? वाई? इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों होता है बच्चों के अंदर हाइपोथर्मिया? क्योंकि बच्चे का जो लार्ज सरफेस एरिया क्या होता है? लार्ज होता है एज कम्पेयर देन बॉडी। जो हेड का जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होता है? बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। इसको देन कर लो, देन को मैक्सिमम हेड कहाँ से, मैक्सिमम हीट लॉस फ्रॉम हेड। मैक्सिमम हीट कहाँ से लॉस होती है? हेड से, हेड वाले पार्ट से होती है हीट, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है
हेड का वो ज़्यादा होता है, इस वजह से लार्ज हेड साइज की वजह से वहाँ से हीट लॉस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है लेसर सबक्यूटेनियस फैट, स्पेशली प्री टर्म बेबीज़ के अंदर, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज़ के अंदर, IUGR बेबीज़ के अंदर, इन बेबीज़ के अंदर क्या होता है, प्री टर्म SG IUGR के अंदर सबक्यूटेनियस फैट कम होता है, वो उनके पतली होती है, स्किन एकदम पतली होती है, उनमें फैट नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है उनके अंदर हाइपोथर्मिया ज़्यादा चांस है। और सिवरिंग एब्सेंट होती है, न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है, सिवरिंग नहीं होती है, जबकि अपन एडल्ट्स के अंदर सिवरिंग होती है। कभी भी ठंड लगती है तो आप ये कांपने लग जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों के अंदर ये सिवरिंग नहीं होती है, ये मेन वर्ड है यहाँ के अंदर। बच्चों के अंदर जो न्यूबॉर्न हाइपोथर्मिया है, इसके अंदर ये सिवरिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि बच्चों के अंदर सिवरिंग होती है या नहीं होती है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो सिवरिंग नहीं होती है बच्चों के अंदर। और वल्नरेबिलिटी टू एक्सपोज्ड, बच्चों के अंदर बच्चे का नहीं पता है, न्यूबॉर्न को नहीं पता है कि हमें इस तरह से कवर करके रखना है, वो आप ध्यान नहीं दोगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा। क्लियर है। और यदि बेबी एक्सटेंशन पोस्चर में है, जो प्रीटर्म बेबी किस पोस्चर में रहता है, एक्सटेंशन पोस्चर में रहता है। यहाँ लिख सकते हैं आप, अपने नोट्स बनाते रहें, साथ साथ ये लिखते रहें, नोट डाउन कर लो कि प्रीटर्म बेबी क्या रहता है, SG IUGR ये सभी बेबी क्या होते हैं, एक्सटेंशन पोस्चर में रहते हैं। फैट इनमें बहुत कम होता है, ब्राउन फैट कम होता है, स्पेशली कौन सा फैट, ब्राउन फैट, क्योंकि ब्राउन फैट ही नॉन स्यूरिंग थर्मोजेनेसिस करवाता है बच्चों के अंदर। क्लियर है। तो ये सभी कारण है जिस वजह से हाइपोथर्मिया बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है, और इसे साइलेंट किलर डिजीज कहते हैं बच्चों के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे, ऐसे कौन से वेज हैं बाय विच नियोनेट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट हाइपोथर्मिया, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू बच्चा अपने आप को हाइपोथर्मिया से प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा खुद को। तो फर्स्ट मेथड है नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। थर्मोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, थर्मो मतलब होता है हीट प्रोडक्शन करेगा, और वो भी कैसे मेथड से, नॉन सिवरिंग, बिना कांपे बच्चे क्या करेगा, हीट को प्रोडक्ट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही, इसी मेथड से बच्चे के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है, नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस के थ्रू। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट, जब हाइपोथर्मिया आप पढ़ रहे हो और ब्राउन फैट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ब्राउन फैट बच्चों के अंदर होता है, और उसी की वजह से नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जो सेल का पावर हाउस ऑफ सेल होता है वो कौन होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पे ATP जनरेट होती है। तो लिपिड क्या होता है, सेल के अंदर जो बच्चे की जो सेल है उसके अंदर लिपिड डिपॉजिट्स कम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। फैट स्मॉल होते हैं, लिपिड डिपॉजिट रिचर इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है एरिया रिचर इन ब्राउन फैट, कौन कौन से एरिया में ब्राउन फैट ज़्यादा होता है बच्चों के, तो एक्जिला पार्ट में, ग्रोइन पार्ट में, नेप ऑफ नेक का मतलब है पीछे जो कॉलर होती है बच्चे की, आप शर्ट पहनते हैं तो कॉलर होता है पीछे, यहाँ पे बच्चे के नेप ऑफ नेक, जिसे गुद्दी भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नेप ऑफ नेक। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन लोकेशन है ब्राउन फैट की बच्चों के अंदर। और इंटरस्केपुलर एरिया, पीछे की तरफ स्केपुला, दो बोन है आपके, शोल्डर जॉइंट बनाती हैं, तो स्केपुला के बीच में भी क्या होता है, ब्राउन फैट काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। अराउंड द किडनीज मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ एब्डोमेन की जो बड़ी वेसल्स हैं वहाँ पे होता है, और किडनीज के चारों तरफ होता है। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ब्राउन फैट बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिनके थ्रू ये हीट जनरेट हो रही है। जैसे ही बेबी एक्सपोज हुआ कोल्ड इन्वायरमेंट से, ठंडे इन्वायरमेंट में एक्सपोज हुआ, तो क्या होगा, उस वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस में आने से बच्चे के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है, तो उस वजह से क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। क्लियर है। और उस वजह से अनकपलिंग हो जाती है, जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसकी अनकपलिंग हो जाती है और हीट जनरेट होने लग जाती है। तो ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हीट जनरेट होती है बच्चों के अंदर। और बच्चे के अंदर क्या होगा, क्यूटेनियस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन,
जो ब्लड वेसल्स है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी व्हेन एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर। जब भी कोल्ड टेम्परेचर के एक्सपोज होगा बच्चा तो उसकी जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। और फ्लैक्स पोस्चर, बेबी किस पोस्चर में होगा, फ्लैक्स पोस्चर में हो जाएगा। और हायर रेट इन नियोनेट्स, हायर रेट इन नियोनेट्स, ठीक है, मोर हीट जनरेशन। और जो हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। हायर हार्ट रेट इन यूनिट्स, जब बच्चे के अंदर नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा, उसका कैटेकोलेमिन, नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को हम कैटेकोलेमिन के नाम से भी जानते हैं। तो नोरेपिनेफ्रिन के बढ़ने की वजह से हार्ट रेट भी बढ़ेगी, तो उस वजह से भी क्या होगी, हीट जनरेट होगी। क्लियर है। अब बात करेंगे मैकेनिज्म्स कौन सी होती है जिसकी वजह से हीट लॉस देखने को मिलता है न्यूबॉर्न के अंदर। ऐसी कौन सी मैकेनिज्म्स है जिनकी वजह से हीट लॉस होता है हम सबके अंदर, बच्चे के अंदर। तो पहला है कंडक्शन। कंडक्शन आप यहाँ देख रहे हैं, यदि बेबी को आप डायरेक्ट फर्श के अंदर लेटा दें, डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में डायरेक्ट रहेगा, आप बच्चे को कोई भी कपड़ा नहीं पहनाएंगे और डायरेक्ट फर्श में रख देंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट से उसका हीट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है इवोपोरेशन, उसके स्वेटिंग के थ्रू क्या होगा, लॉस होगा, हीट का लॉस होगा। नेक्स्ट है कन्वेक्शन में क्या होता है, आपने पंखा चला दिया, खिड़की खोल दिया, तो उस वजह से क्या होगा, बच्चे का हीट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडिएशन, जहाँ सबसे ज़्यादा हीट लॉस माना जाता है, आपका राइट आंसर होता है रेडिएशन। तो बेबी का जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है वहाँ क्या हो जाएगा, हीट रेडिएट हो जाएगा। रेडिएट फ्रॉम बेबी टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, बेबी से रेडिएट होके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स तक हीट चली जाएगी, तो होता है रेडिएशन। क्लियर है। तो रेडिएशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है रेडिएशन, मैक्सिमम फ्रॉम हेड से होता है। कहाँ से होता है ये रेडिएशन, हेड वाले पार्ट से होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि रेडिएशन कहाँ से होता है, हेड वाले पार्ट से होता है सबसे ज़्यादा। उस वजह से क्योंकि ये इसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है बच्चे के अंदर, इसलिए यदि आप हाइपोथर्मिया से बचाना चाहते हैं तो यहाँ से कवर करके रखना है बच्चे के जो हेड है उसको कवर करके रखना है हमेशा, टू प्रिवेंट हीट लॉस। क्योंकि रेडिएशन की वजह से ज़्यादा हीट लॉस होता है, ज़्यादा 60 से 65% तक क्या होता है, हीट लॉस होता है रेडिएशन के थ्रू। क्लियर है। आगे बात करते हैं क्लिनिकल फीचर, बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, और एसिडोसिस देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा, हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा। ये सभी के सभी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन को इंडिकेट करते हैं। आगे बात करेंगे प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट, कैसे आप रोक सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं बच्चे को, हाइपोथर्मिया से किस तरह बचाया जा सकता है। तो वार्म चेन अपनाना है आपको। कौन सी चेन, वार्म चेन, ठीक है। जैसे कोल्ड चेन आप वैक्सीनेशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, इसी तरह वार्म चेन आप पढ़ते हैं हाइपोथर्मिया के लिए। तो वार्म चेन टू प्रिवेंट नियोनेट हाइपोथर्मिया। थर्मल जो केयर एंड डिलीवरी रूम है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, +25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस पे बच्चे की डिलीवरी करवानी है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कम होगा तो ठंड लगेगी बच्चे को, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। वार्म रिसस्टेटेड करना है, मतलब आपके हाथ भी गर्म होने चाहिए। आप जो क्लॉथ या फिर जो लेनिन यूज़ करोगे बच्चे को कवर करने के लिए, या आप जिस ट्रे के अंदर बच्चे को लोगे तो वो भी क्या होनी चाहिए, एकदम वार्म होनी चाहिए। वो एकदम ऐसे वेट नहीं होनी चाहिए, गीली सरफेस नहीं होनी चाहिए। इमीडिएट बेबी को ड्राई करना है, क्या करना है, ड्राई करना है, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना है, अपनी छाती के लगा लेना है, मदर को दे देना है। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और जल्द से जल्द जितना एज सून एज पॉसिबल हो सके ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, स्टार्ट करना है ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज। और बाथिंग को पोस्टपोन करना होता है, क्या करना है, देर बाद में करा सकते हैं जब बच्चा स्टेबलाइज हो जाए। क्लोथिंग और बेडिंग, बच्चे को कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। और रूमिंग इन का मतलब होता है जिस ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बच्चे को और माँ को एक साथ रखा जाए तो उसे रूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रूमिंग कहते हैं। नेक्स्ट है वार्म ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक से दूसरी जगह पे आप बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट यही होता है, तो इस टाइम पे आपको वार्म चेन अपनानी है, ठीक है।
ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, मदर को ट्रेनिंग दो, अवेयरनेस दो कि बच्चे को किस तरह से हाइपोथर्मिया से बचाया जा सकता है, उसके हेड को कवर करके रखना है। क्लियर है, ये सब समझा नहीं है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है डिवाइस कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो अब बात करेंगे, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट है डिवाइस कब यूज़ करते हैं, जब बेबी कैसा हो, अनस्टेबल हो। बेबी जब अनस्टेबल होता है तो उनको हम रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर की सहायता से उनको वार्म करते हैं। ठीक है, तो पहला है मोस्ट, ये इस इमेज, आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, यदि इस तरह से एग्जाम में आता है इमेज बेस्ड, तो ये है रेडिएंट वार्मर। क्या है ये, रेडिएंट वार्मर। और इस तरह का आता है तो ये इंक्यूबेटर है। ठीक है, ऊपर से इस कवरिंग है और इसके होल्स हैं चारों तरफ। क्लियर है, अब बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच बेबी गेट्स हीट। ठीक है, अब बात करेंगे, जैसे ये रेडिएंट वार्मर है। ठीक है, रेडिएंट वार्मर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच बेबी गेट हीट किसकी थ्रू लेता है। ठीक है, इंक्यूबेटर और वार्मर। ठीक है, वार्मर कैसा है, ओपन है, ये ओपन है। ठीक है, वार्मर कैसा रहता है, ओपन रहता है, बीच से इसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती है, तो ये एक तरह से ओपन होता है वार्मर। और इसके अंदर हीट गेन किस मेथड से कर रहा है, रेडिएशन से। रेडिएशन मेथड से क्या है, हीट गेन कर रहा है। ठीक है, और हीट लॉस किससे कर रहा है, कन्वेक्शन से। किससे कर रहा है, कन्वेक्शन से क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच हीट लॉस अकर। देखो यहाँ पे इस तरह से है, दोनों के अंदर बात करेंगे। पहले ये इस लाइन को समझना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच बेबी गेट हीट। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म कौन सी है जिसके थ्रू बेबी हीट को गेन कर रहा है। ठीक है, हीट गेन कर रहा है। इन रेडिएंट वार्मर में तो रेडिएशन से कर रहा है, क्योंकि ऊपर से रेडिएशन आएंगे और ये ओपन मेथड है, क्लोज मेथड नहीं है। जबकि जो इंक्यूबेटर है इसमें कन्वेक्शन मेथड से हीट गेन करेगा। ठीक है, कन्वेक्शन मेथड से क्या करेगा, हीट गेन करेगा। इसके अंदर क्या होता है, ये क्लोज मेथड होता है, इंक्यूबेटर क्लोज रहता है इस तरह से। अब बात करेंगे हीट लॉस किससे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच हीट लॉस अकर। इन दोनों के अंदर हीट लॉस किससे हो रहा है, जबकि ये रेडिएंट वार्मर आपका क्या रह रहा है, बीच से ओपन है, ये ओपन है, इसलिए जब भी हवा ज़्यादा चलेगी, आसपास का एनवायरनमेंट कूल होगा, तो कन्वेक्शन के माध्यम से बेबी का हीट लॉस हो जाएगा। मान लो लाइट चली गई, लाइट चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बेबी हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ध्यान नहीं दोगे, बंद हो जाएगा, इनको ये रेडिएंट वार्मर खराब हो जाएगा। तो कन्वेक्शन मेथड से क्या होता है, हीट लॉस होता है रेडिएंट वार्मर के अंदर, जबकि इंक्यूबेटर के अंदर रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस होता है। ठीक है, उल्टा अपोजिट सिस्टम होता है दोनों के अंदर। हीट गेन का, हीट लॉस का अपोजिट सिस्टम होता है रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर के अंदर। रेडिएंट वार्मर के अंदर हीट गेन रेडिएशन से हो रहा है और हीट लॉस कन्वेक्शन से हो रहा है, जबकि इंक्यूबेटर के अंदर हीट गेन कन्वेक्शन से हो रहा है और हीट लॉस रेडिएशन से हो रहा है। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर। कंगारू KMC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हाइपोथर्मिया पढ़ते हैं तो KMC की बात जरूर आती है। तो इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखते हैं बेबी को मदर के साथ या फिर केयर गिवर के साथ, जो भी उसकी केयर कर रही है उसके साथ, या मदर हो चाहे फादर हो, इसकी KMC कोई भी करवा सकता है। इंडिकेशन करें तो फॉर ऑल स्टेबल LBW बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, ऐसे बेबी जो लो बर्थ वेट हैं। लो बर्थ वेट का मतलब है 2.5 kg से कम है, 2500 ग्राम से यदि कम होता है बच्चे का वेट तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। क्लियर है, तो और वह स्टेबल होना चाहिए, तभी उसको क्या कराएंगे अपन, KMC करवाएंगे। ये क्राइटेरिया है। और प्री टर्म बेबी को, प्री टर्म बेबी, ठीक है, प्री टर्म बेबी और लो बर्थ वेट बेबी को हम क्या करते हैं, KMC करवाते हैं। ये इंडिकेशन है KMC का। इसके कंपोनेंट्स पे जरूर से जरूर क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में, काफ़ी बार आया हुआ है। तो KMC के अंदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखा जाता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन में, कैंगरू पोजीशन में। कैंगरू पोजीशन कैसा होता है, कंगारू को आपने देखा होगा तो वो फ्लेक्स रहता है। कैसा होता है, उसके लेग पोस्चर कैसे होते हैं, एकदम हिप और नेक, हिप और नी वाला पार्ट क्या होता है, एकदम फ्लैक्स होता है। ठीक है, फ्लैक्स होता है हिप और नी वाला पार्ट, और एक तरफ टर्न साइड होता है बेबी, और वर्टिकल और अपराइट पोस्चर में रहता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है बेबी को। ये भी क्या है, KMC का क्या है उद्देश्य है, कंपोनेंट है। और बेबी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा
ज़्यादा से ज़्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहेगा तो हाइपोथर्मिया से बचेगा, और अर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ऐसा करने से वह स्टेबल हो जाएगा। अब बात करेंगे केएमसी कितने समय तक करना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ सेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, जितना ज़्यादा समय मिले उतना क्या करना चाहिए, केएमसी प्रोवाइड करना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक 1 आवर से 24 आवर्स तक जितना ज़्यादा टाइम मिले उतना केएमसी करवाना है, इसको शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं रखना है। वैन कब स्टॉप कर सकते हैं केएमसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब बेबी का वेट 2.5 केजी से ज़्यादा या 2.5 केजी या से ज़्यादा हो जाता है तो क्या करना है, हमें बेबी का स्टॉप कर देना है केएमसी, फिर उसको नीड नहीं है, और बेबी जब टर्म जेस्टेशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया हैं केएमसी को स्टॉप करने के, क्लियर है। अब बात करेंगे क्या एडवांटेजेस क्या होते हैं, केएमसी से क्या फ़ायदे मिलते हैं बच्चे को। लेजर रिस्क ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल्स के टाइम जो इन्फेक्शन फैलता है उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है आपका यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। कौन सा होता है, यूटीआई, और यूटीआई का मोस्ट कॉमन कोज होता है ई कोलाई, ठीक है। कौन सा होता है, ई कोलाई। जब कैथेटराइजेशन करते हैं उस समय ये ज़्यादा फैलता है यूटीआई। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि ये होता क्या है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होता है वह नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है लेजर रिस्क ऑफ नियोनेटल मोर्टिलिटी, ये जब आप केएमसी करवाओगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, कम चांस हो जाएंगे, नियोनेट मोर्टेलिटी के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर है और ब्रेस्ट मिल्क का जो आउटपुट है वो भी बढ़ेगा क्योंकि मदर के छाती के ये टच रहेगा। हायर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएगा बच्चा क्योंकि ब्रेस्ट पास में रहेंगे। शॉर्टेंस लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, वो कम से कम हॉस्पिटल रुकेगा। मैटरनल चाइल्ड बॉन्डिंग, माँ और बच्चे के अंदर बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है, एक इमोशनल अटैचमेंट होगा उनके अंदर, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रहेगा। लेसर रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, और हाइपोथर्मिया के चांस भी कम हो जाएंगे, क्लियर है, ये सब आपको अच्छे से पता है। आगे बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है नियोनेट का, 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, यदि नॉर्मल टेम्परेचर आपसे पूछ लिया जाए। डिलीवरी रूम का यदि टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये काफ़ी बार आया हुआ है रिसेंट के एग्जाम में। नेक्स्ट है नर्सरी और एनआईसीयू का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल 22 से 26 डिग्री तक रेंज है ये। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है, प्रीमेच्योरिटी, ठीक है, क्या है, प्रीमेच्योरिटी। अच्छे से टाइम से पहले बच्चा बर्थ हो जाएगा, प्रीमेच्योर रहेगा, उसका ब्राउन फैट ये सब अच्छे से बनेगा नहीं,